बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के लिए किसी ड्राउने ख्वाब से कम साबित नहीं हुआ। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में सितारों से सजी टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई। इब्तदाई मैचों में बैटिंग बॉलिंग तो चली, किस्मत रूठी रही। फिर अहम मौक़ों पर फील्डर ने कैच गिराए, बॉलर्स रन रोकने में नाकाम साबित हुए और बैटर्स अपनी विकेटें अहम मरहले पर गंवाते रहे। लाहौर कलंदर को होम ग्राउंड पर 5 मैच खेलने को मिले जो बेसूद रहे। लाहौर कलंदर को इवेंट में वाहिद कामयाबी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मेज़बान इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले पर 17 रन की फतह की सूरत में मिली। बतौर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में खेलने वाली लाहौर कलंदर की टीम इस बार पिछले 2 टूर्नामेंट्स के बरक्स एक मुख्तलिफ टीम दिखाई दी। एक्सपर्ट टीम की हिकमत अमली और बैटिंग ऑर्डर पर सवालात उठाते रहे। इसके बाद लाहौर कलंदर की इंतजामिया ने कप्तान की क़यादत से टीम सिलेक्शन तक हर फैसले का दफा किया और उनकी राय में शिकस्त के मुहर्रिकात कुछ और ही अवामिल है। अहम खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से कबल आमदन दस्तयाबी और परफॉर्मर का परफॉर्म न करना। जबकि लाहौर कलंदर की शिकस्त पर अगर रोशनी डाली जाए तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी एक अहम मुहर्रिक साबित हुआ। अगरचे जनूबी अफ्रीका के वैन डर डूसन ने लाहौर कलंदर की बैटिंग को इस्तेहकाम दिया, परफॉर्म किया, लेकिन वो जीत की जमानत न बन सके। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो वैन डर डूसन लाहौर कलंदर के कामयाब बल्लेबाज साबित हुए, जिन्होंने 7 मैचों में 364 रन स्कोर किए। फिर लाहौर कलंदर के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे अहम कारकर्दगी 8 मैच खेलने वाले साहबजादा फरहान की रही, जिन्होंने 133.66 के स्ट्राइक रेट से 266 रन अपने नाम किए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में लाहौर कलंदर के तीसरे कामयाब बैटर अब्दुल्ला शफीक, जिनको सिर्फ 5 मैच खेलने को मिले, उन्होंने 159 रन अपने नाम किए। पिछले सीज़न में लाहौर कलंदर की जीत की ज़मानत बनने वाले जारहा मिजाज फ़खर जमान लाहौर कलंदर के लिए सबसे बड़ा मसला साबित हुए। 8 मैच में 19.62 की औसत से उनके नाम सिर्फ 157 रन रहे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 मुसलसल जीतने वाली लाहौर कलंदर ने शाहीन अफरीदी की क़यादत में जीते ज़रूर, तमाम टीमों के मुकाबले में ख़ुद को बेहतरीन साबित किया। पिछले 2 सीज़न ग्राउंड में कलंदर के लिए यादगार ही साबित हुए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करते हैं तो वो T20 क्रिकेट में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग ही रही है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इस बार 9 मैच खेले, 36 ओवर किए, 22.14 की औसत से उनके नाम 14 विकेटें रहीं। हारिस रऊफ, जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के PDP प्रोग्राम का एक अहम नाम है, उन्होंने इस बार सिर्फ 4 मैच खेले क्योंकि वो अनफिट हो गए थे। 66 की औसत से सिर्फ 2 विकेटें इस बार उनके नाम रही। फिर जमान खान, जिन्होंने हाल ही में बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, 9 मैचों में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में 28.72 की औसत से 32 ओवर करवा कर वो 11 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा सके। फिर 9 मैच में जहादात खान को महज 23 ओवर कराने का मौका मिला, जहां उन्होंने 5 विकेटें अपने नाम की। और सिकंदर रज़ा 8 मैच में सिर्फ 18 ओवर्स कर सके, जहां 50.33 की औसत से उनके नाम महज 3 विकेटें रहीं। सीज़न 9 में लाहौर कलंदर ने अफगानिस्तान के लेग ब्रेक गुगली बॉलर राशिद खान की अदम मौजूदगी का बड़ा चर्चा किया। दर हकीकत लाहौर कलंदर की पिछले 2 सीज़न में फतूहात में राशिद खान की कारकर्दगी कलीदी रही, लेकिन सिर्फ राशिद खान लाहौर कलंदर की नाकामी का ही मुहर्रिक रहे। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। उनकी अहमियत और मौजूदगी लाहौर कलंदर की जीत की ज़मानत क्यों ना बन सकी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 अभी ख़त्म हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर के लिए ये टूर्नामेंट आखिरी 4 टीमों में जाने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये टीम सिर्फ 1 मैच जीत कर 6ठे नंबर पर रही है। लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना इस नाकामी के हवाले से कहते हैं कि एजाज़ का दिफा ना करने का अफसोस है, अलबत्ता इस बार परफॉर्मेंस ना देने की वजूहात को भी याद रखना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि PSL 2024 से कबल बोर्ड का हारिस रऊफ के साथ रवैया इंतहाई अफसोसनाक था। फिर उसके अलावा पिछले 2 सीज़न से रन्स के अंबार लगाने वाले ओपनर फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म रहे, यह भी नाकामी की एक वजह है। और इब्तदाई मैचों के बाद ऑलराउंडर डेविस विले का अनफिट होना भी टीम की कारकर्दगी पर खासा असरअंदाज हुआ। आतिफ राना कहते हैं शाही होप और इंग्लैंड के डैन कांस का सीज़न के लिए कलंदर्स को अदम दस्तयाब होना भी शिकस्त की एक अहम वजह है। लाहौर कलंदर अपने परस्तारों की मोहब्बत और खुलूस का दिल से शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने मुकम्मल सपोर्ट किया और आगे आने वाले सीज़न में वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
प्रोग्राम में वक्त हुआ इस वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर कलंदर के मैनेजर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। वीडियो लिंक पर वो टीम को बहुत करीब से देख रहे थे, ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में टीम के साथ थे। टीम की कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, टीम की हिकमत अमली के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, टीम की सिलेक्शन को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट पंडित खासी गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब सीधा चलेंगे वीडियो लिंक पर। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना, जो कि टीम के मैनेजर की हैसियत से टीम के थिंक टैंक का एक इंतहाई अहम हिस्सा हैं और टीम को इस टूर्नामेंट में बहुत करीब से उन्होंने देखा, क्योंकि वो टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में भी मौजूद रहे, टीम की हिकमत अमली का हिस्सा रहे। तो समीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर कलंदर के फैंस जो हैं वो टीम की इस कारकर्दगी को लेकर ख़ासे मायूस हैं और पिछले 2 सीज़न में आपकी टीम चैम्पियन बनी, पिछले 3 सीज़न में आपकी टीम ने फाइनल खेला, लेकिन इस बार आपने जो कुछ करने की कोशिश की वो हुआ नहीं। कोई ख़ास वजह इसकी? थैंक यू वेरी मच जय भाई फॉर इनवाइटिंग मी। ऑब्वियसली जो जैसा आपने भी खुलासा किया कि चंद वजूहात थी जिसकी वजह से हमारी टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, जिसमें जो मेन वजह रही मेरे ख्याल में वो थी हमारे अहम प्लेयर की अदम दस्तयाबी और दूसरी बात उनका आउट ऑफ फॉर्म होना। ये 2 चीज़ों ने मिल के हमारी टीम के कॉम्बिनेशन को अंडर प्रेशर रखा शुरू से, और लेकिन उसके बावजूद टीम ने काफ़ी फाइट ज़रूर की। मेरा ख्याल में कुछ किस्मत का भी अमल दखल रहा इस दफ़ा, और कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे जो कि हमारी फेवर में जा सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में ऐसा हो जाता है और वो हमारी फेवर में नहीं गए, जिसकी वजह से टीम मुसलसल प्रेशर का शिकार रही। समीन, अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ, इस टूर्नामेंट को लेकर मैं गुफ्तगू करता हूँ, तो लाहौर कलंदर की बैटिंग बॉलिंग इब्तदाई मैचों में अगर हम देखें तो परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों के जहनों में सवाल मौजूद है, फिर इस टूर्नामेंट के दौरान गुफ्तगू करने वाले जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो आपके कॉम्बिनेशन को लेकर, आपके फ़ैसलों को लेकर, टीम के बैटिंग ऑर्डर को लेकर बड़े जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या अगर ये सब कुछ जीत में तब्दील हो जाता तो फिर किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता, या आप समझते हैं कि गलतियाँ हुई हैं आपसे? अच्छा ये भाई देखें, बिल्कुल सवाल तो उठते हैं जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन यह है कि वो सवालों की जो मेरिट्स हैं उसको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे लोग क्या सराइयों पे मबनी तबसरे करते हैं, जिससे ऑब्वियसली उसमें हकीकत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हमारे तक भी पहुंची जिसमें टीम की सिलेक्शन, स्पेशली मुख्तलिफ प्लेयर की यूटिलाइजेशन, बैटिंग ऑर्डर के ऊपर सवालात उठाए। लेकिन आप अगर देखें कि हमारी जो चेंजेस होती है, ये वाहिद सीजन था जिसमें मेरा ख्याल में किसी 2 मैचों में हमने एक टीम नहीं खिलाई, और इसका हमें भी एहसास है। और लाहौर तो वो टीम थी जो पिछले साल इस बात पे क्रिटिसाइज होती थी कि यार ये तो चेंज ही कोई नहीं करते, जो बेंच पे बैठे हुए लड़के हैं उनको मौका ही नहीं दे रहे, और इस दफा बिल्कुल रिवर्स हुआ। तो उसकी वजूहात थी। अब वजूहात में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप देखें तो राशिद की अनअवेलेबिलिटी तो हमें पता भी थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लो हुआ वो था डेविड वीजे की पहले मैच में इंजरी। उनको काफ की इंजरी थी और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आउट हो गए थे, क्योंकि उस इंजरी की रिकवरी के लिए आपको एटलीस्ट 2 वीक्स का टाइम तो चाहिए था। लेकिन हैट्स ऑफ टू डेविड और हैट्स ऑफ टू द जो टीम थी फिजियो वगैरह की, उन्होंने बहुत मेहनत करके उनको दोबारा लेके आए ग्राउंड के अंदर। फिर शे होप की अनअवेलेबिलिटी जो कि प्लान नहीं थी। अब ड्राफ्ट में जब हमने शे होप को सिलेक्ट किया था, हमें श्योर किया गया था कि शे होप पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है। वो हमारे मेन विकेट कीपर थे। अब अगर आपको ड्राफ्ट से 2 दिन पहले ये पता लगता है कि जी वो अवेलेबल नहीं है, अब मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन ये टीम के लिए ब्लो था। और उसी तरह फिर सिकंदर रजा की जिनकी हम बात करें, वो भी पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे। हमारा तो ये पहले मैच में सूरत हाल थी कि हमारे पास 3 फॉरेन प्लेयर नहीं अवेलेबल हो रहे थे, क्योंकि इतना ज्यादा एक केओस था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ILT भी हो रही है, BPL भी हो रही है, और हमारी प्लानिंग ऐसी थी जिसकी वजह से प्लेयर जो हैं वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो डैन लॉरेंस को इंग्लैंड की टीम ने सिलेक्ट किया, जो हमारे मेन मिडल ऑर्डर की स्ट्रेंथ थे। फिर आपके भानुका राजापक्षा जो हैं, जो कि हमारे सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन थे, उनको NOC श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया। और ये सारे काम हो रहे हैं मैच से 1-2 दिन पहले। एंड ऑब्वियसली हारिस रऊफ के साथ जो हुआ वो हम सबको पता है।
तो एक सेटल टीम जो थी वो उस तरह होती है जब आपके रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो, आपको टाइम मिले जिससे आप अपनी प्लानिंग को मैच्योर कर सकें और उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। हमारे इस सीजन में अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वर्ड गो हमारी टीम सेटल नहीं हो सकी, जिसकी वजूहात जो हैं वो मैंने आपको थोड़ी सी बताई हैं। जहां तक बात रही इस क्रिटिसिज्म की कि किसको किस नंबर पे खिलाया जाता, देखिए जो मैनेजमेंट होती है ग्राउंड के अंदर या ग्राउंड से बाहर वो बेस्ट जज होती है। ऑब्वियसली फैंस या जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर से देख के बिल्कुल अपने मुताबिक सही तज्जिया करते होंगे, लेकिन उनको हकीकत नहीं पता होती। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि जॉर्ज लिंडे कुछ मैच खेले कुछ मैच नहीं खेले, अब बहुत सौ को ये बात नहीं पता कि उनको इंजरी हो गई थी। समीन, आपने बड़ी तफसील के साथ इन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने खुद जहादात खान की तरफ आप आ गए हैं। आपने बात की कि कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ मैच में जहादात खान ने मैच को उठाया बनाया, तो आपने फिर अगले मैचों में जहादात खान के ऊपर इन्हिसार क्यों नहीं किया? वो भी तो लेफ्ट हैंडर ही थे। देखिए वो भी लेफ्ट हैंडर थे, लेकिन बात यह है कि आप कंडीशंस को देखते हैं। जहादात की जो स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली जो हमारा थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट ग्रुप है, वो देखता है कि अपोजिशन की बॉलिंग कैसी है, विकेट की कंडीशन कैसी है। जहादात की एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ मैनेजमेंट को और कैप्टन को और थिंक टैंक को पता है। अब विकेट की कंडीशन जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें ये स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर जहाँ पे बाउंस हो रहा है विकेट में या सीम हो रहा है विकेट में, वहां पे मे बी जहादात इज नॉट सूटेड फॉर दैट टाइप ऑफ बॉलिंग। सो वो जो अक्सर आप नहीं, मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ कि जब बैटिंग में उन्होंने डिलीवर कर दिया था तो फिर शाहीन का आना क्या बनता था? मैं वही आपसे बैटिंग की ही बात कर रहा हूँ कि बैटिंग में भी आप मैचअप्स पे जाते हैं। शाहीन का स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अभी मैं पिछली कोई स्टैट देख रहा था जिसमें अगर आप पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स हैं उनके चिक्कों की तादाद देखें तो शाहीन मेरा ख्याल में दूसरे नंबर पे है आफ्टर आजम खान। 21 चिक्के मारे, और ये आई थिंक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम लेबल कर देते हैं प्लेयर को कि जी वो तो बॉलर है, वो बैटिंग कैसे कर सकता है। ये कोई लिखवा के तो कोई नहीं आया कि मैं बॉलर हूं तो मैं आइंदा जिंदगी में बॉलर ही रहूंगा। ठीक हो गई आपकी बात अपनी जगह समीन, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर ने दिल का रोग बना लिया राशिद खान का ना आना। हालांकि आपने उनको सप्लीमेंट्री कैटेगरी में पिक किया था और ऐसा लगता है कि आपको भी इस बात का इदराक था कि राशिद खान होंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो प्लैटिनम कैटेगरी से सप्लीमेंट्री में उनके आने पर हैरान थे। लेकिन आपकी उनके साथ बाउंडिंग ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आपको पिछले 2 सीज़न सिर्फ राशिद खान ने तो नहीं जिताए, हारिस, जमान, शाहीन ये तो थे आपके पास। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपका राशिद की सिर्फ लोग बात करते हैं कि राशिद खान नहीं थे तो ये टीम हार गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7वां सीजन हमने राशिद खान के बगैर सेमीफाइनल और फाइनल जीते थे। तो ये एक प्लेयर पे तो नहीं टीम चलती, टीम तो 11 प्लेयर पे होती है। और हमारे पास जिस तरह आपने भी कहा बहुत अच्छे बॉलर थे। हारिस की फॉर्म पहले 3 मैचों में काफी खराब थी, जिसकी वजह से टीम ने स्ट्रगल किया। जमान की भी फॉर्म उस तरह नहीं थी। मुझे नहीं पता कि जमान कहाँ पे खेलते रहे पिछले कुछ अरसे में और उनकी क्या ट्रेनिंग होती रही, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पिछले साल की निस्बत इस साल जमान की जो बॉलिंग थी उसमें थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे। पहले मैच के बाद हमने इस चीज को एड्रेस किया, बल्कि हारिस के केस में तो पहले ही एड्रेस कर लिया, क्योंकि मेंटली तौर पे उनको काफी डिस्टर्ब थे वो। ऑब्वियसली ऑफ फील्ड जो चीजें हुई, प्लस उनकी फॉर्म भी स्ट्रगल कर रही थी। हम एज ए मैनेजमेंट कोशिश कर रहे थे कि उनको कॉन्फिडेंस वापस आए। इसी तरह जमान पे भी कॉन्फिडेंस हमारा पूरा था। हमने कभी भी ये नहीं किया कि उस बच्चे को 2 मैचों के बाद साइडलाइन कर दिया हो कि भी आप पे हमें ट्रस्ट नहीं है। मैनेजमेंट का यही काम होता है कि वो प्लेयर की को ट्रस्ट दे, उनको कॉन्फिडेंस दे, उनको अपॉर्चुनिटीज दे और उन पे बिलीव करे। लेकिन आप तो समीर स्टेट अवे ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने मिस हैंडल किया हारिस रऊफ को, और अब आप तो ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ को जिस तरह आप हैंडल कर रहे हैं आके, और हारिस रऊफ के जिस तरह आप तर्जुमानी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हारिस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और आपकी इस गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ के लिए और मसाइल पैदा हो सकते हैं। नहीं, देखिए हारिस को मैं तर्जमानी इसलिए करता हूँ क्योंकि हारिस का मैं मैनेजर भी हूँ। मेरा एक रोल, मैं लाहौर कलंदर का ओनर हूँ, मैनेजर हूँ या सीईओ हूँ, वो तो एक अलग रोल है मेरा। लेकिन मेरा जो हारिस है वो मैं उसका मैनेजर हूँ, ऑफिशियली उसका मैनेजर हूँ। उसके जितने अफेयर्स हैं वो मैं ही देखता हूँ, इसलिए मैं हारिस के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एज ए ओनर ऑफ लाहौर कलंदर नहीं बात कर रहा, मैं एज ए मैनेजर ऑफ हारिस रऊफ बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखें प्लेयर्स के साथ जो भी
प्लान होते हैं लोगों के, मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो मैंने इतराज़ उठाया था वो इस बात पे नहीं उठाया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ ये फैसला क्यों किया। मैं बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला वो उनका हक है और वो जो चाहे फैसला करें, ये उनकी बिल्कुल राइट है उनका। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं था, मैंने इस बात पे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया और ना मैं होता हूँ कोई क्रिटिसाइज करने वाला। मैंने इस बात पे हाईलाइट किया था कि प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सकती थी। अगर आप पब्लिक डोमेन में आके किसी भी एम्प्लॉय को अपने फायर करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, इसका डेफिनेटली उसकी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमिलिएशन के जिम्मे में आता है। अच्छा चलें ठीक है, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे ज़रा ये भी बता दें कि आप जब बात करते हैं कि दिलों के ऊपर लाहौर कलंदर की टीम राज करती है, मुतहर्रिक फ्रेंचाइज़ है, आप प्लेयर डेवलपमेंट के ज़रिए ग्रास रूट लेवल से लड़कों को मुंतखब करते हैं और उनको पाकिस्तान सुपर लीग का प्लेटफॉर्म देते हैं, तो आप पिछले 3 सीज़न के फ़ाइनल खेले हैं, 2 सीज़न के चैम्पियन हैं, इस बार आप सिर्फ 1 मैच जीते, तो फैंस तो नाराज़ हैं। वो बात ठीक है कि आपका फुल हाउस था, जो लाहौर में मैचेस हुए, नेल बाइटिंग फिनिश थी। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? देखिए, फैंस की नाराजगी बिल्कुल वजह है। मैं तो उसमें उनकी नाराजगी, उनकी जो हमारे से एक्सपेक्टेशन है, इसी वजह से तो हम काम करते हैं। उनका फैंस का प्यार जो है वो हमारे लिए जरूरी है। मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि आप दिल छोटा ना करें, क्योंकि यही टीम आपको 2 दफा चैंपियन बनाया था इन्होंने। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को अपने हीरे भी देंगे बल्कि टाइटल्स भी जीतेंगे। और जाते जाते समीन मुझे ये भी बता दें कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग कुछ फीका फीका सा रहा, ख़ासतौर पर गैर मुल्की खिलाड़ी जो थे इस लीग में आने से पहले ही टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वो अलग हो गए या फिर बीच टूर्नामेंट में चले गए, कुछ अनफिट हो गए। आपको भी इस तमाम सिचुएशन का सामना करना पड़ा। वैंडर डूसन हो गए, सिकंदर रज़ा हो गए, वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट आपको छोड़कर चले गए। कुछ खिलाड़ियों ने कमिटमेंट की, वो आए नहीं। और ये मामला सिर्फ आपके साथ नहीं, बाकी टीमों के साथ भी रहा। और अब टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड तो ये हो गया कि एक टीम जो है वो 4 ओवरसीज़ प्लेयर के बजाय 2 ओवरसीज़ प्लेयर से भी खेली। तो आप पाकिस्तान सुपर लीग के सेक्रेटेरिएट में एक अहम जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं, तो क्या इस बारे में कुछ सोच विचार है? क्योंकि टूर्नामेंट के शेड्यूल के ऊपर भी बात उठ रही है कि जी मुल्तान सुल्तान ने 5 मैच अपने ग्राउंड पर खेल लिए, लाहौर कलंदर ने 5 मैच अपने ग्राउंड पर खेल लिए, तो टूर्नामेंट जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये भाई बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। ये एक चैलेंज था और अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मैं गाहे बगाहे मुख्तलिफ वक्तों में इस पे तवज्जो दिलाता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग फोकस नहीं है होगा हमारा, तो यही होगा इसके साथ। अनफॉर्चुनेटली जो मुल्तान के खिलाफ लाहौर का ही मैच था जिसमें 2 फॉरेन प्लेयर खेले थे, वो मेरा ख्याल में एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज हमने भेजा। प्लस अभी आप देखें जो हमारे लास्ट गेम्स हो रहे हैं, एम्प्टी हाउसेज हैं, इतना इससे ज़्यादा लोग तो कोविड में आ जाते थे। ये एक बहुत ही बैड मैसेज है, लेकिन इसकी वजूहात जो हैं वो हमारे सामने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। क्या वजह? हमें पता है कि देखिए, आप अगर जनवरी में अपने फरवरी का पीएसएल, आज हमें पता है कि पीएसएल अगले साल होनी है, क्या आज हमें पता है कि उसका स्केड्यूल क्या है? क्या हमें कौन सी चीज रोक रही है कि हम ये अनाउंस कर दें कि हमारी ये डेट्स होंगी अगले साल पीएसएल की? सारे प्लेयर्स जो हैं वो आपके इंतजार में थोड़ी बैठे रहेंगे। बिग बैश हो रही है, बीपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, एसए T20 हो रही है, वो सारे आज मैंने सुना है कि आईएलटी ने अपनी लीग नवंबर में अनाउंस कर दी। तो अगर देखिए, हम अगर जाके इस साल भी हम अगर जनवरी का वेट करेंगे या दिसंबर का वेट करेंगे तो प्लेयर्स आपकी खातिर बैठे नहीं रहेंगे। तो ये प्लानिंग का फुकदान है, ये फोकस का फुकदान है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पीएसएल को एक सेपरेट एंटिटी बनाने की जरूरत है, अदरवाइज पीएसएल बड़ा नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। समीन राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर लाहौर कलंदर, हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में जो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस रही, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे और बहुत सारे सवालात जो लोगों के जहनों में हैं इस टूर्नामेंट की कारकर्दगी को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।